है केस स्टडी के अंदर दे रखा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई भी चीज़ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है तो हम उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है ना। This phenomena of osmosis can be demonstrated by taking the two same size of egg. In egg, the membrane below the cell and the around the egg material is semi-permeable. Okay, the outer hard shell can be removed by putting the egg in the dilute hydrochloric acid. ठीक है, after removing the hard shell, one egg is placed in the distilled water. ठीक है, one egg is placed and other is a saturated salt solution. ठीक है, after some time the egg is placed in the distilled water, swell up. कि जो एक एग है वह तो सूज जाता है, while the egg placed in the salt solution shrinks. जो salt solution वाला है वो shrink हो जाता है. The external pressure applied to stop the osmosis is termed as a osmotic process. और जो इस osmosis को रोकने के लिए प्रेशर लगाया जाता है उसको अपन बोलते हैं osmosis pressure. ठीक है, osmotic pressure, sorry. Reverse osmosis take place when the applied the external becomes larger than that osmotic pressure. ओके, दिस इज आल्सो ट्रू. चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके स्टडी के बारे में. ये कह रहा है डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो देखो भैया, एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ मैं जिसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है. और हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है. और दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूँ मैं जिसका लोअर कंसंट्रेशन है, या फिर अपन इसको कह दें कि ये डाइल्यूट है. क्या है? डाइल्यूट है. तो हम देखते हैं कि जो SPM है वहाँ लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन अगर मैं इस SPM के थ्रू और हायर कंसंट्रेशन की तरफ प्रेशर लगा दूं तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर से लोअर की तरफ जाने लगते हैं. जब ये जो प्रेशर है वह ऑस्मोसिस प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. कह रहा है कि एक रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो SPM यूज की जाती है उसका नाम बताओ. तो ये है सेल्यूलोस एसीटेट मेम्ब्रेन और पॉली एमाइड मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये कह रहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन द रेड ब्लड कॉर्पेल्स ऑफ RBCs आर प्लेस्ड इन द 0.5% ऑफ दैट NaCl सॉल्यूशन. देखो, जो NaCl का सॉल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है. और हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है. तो जो NaCl वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है, NaCl वाला जो साल्टी वाटर होगा, ठीक है, जिसका लोअर सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, RBCs के अंदर जाएगा. और RBC के जब अंदर जाएगा तो RBC एक तो सूज जाएंगी और हो भी सकता है कि ये फट जाएं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वाटर विल एंटर इनटू RBCs. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव दैट हायर ऑस्मेटिक प्रेशर in 1 m of KCl and 1 m of यूरिया. तो देखो भैया, जो ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना. जहाँ पर आयोटा है जो वो वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना. तो जो हमारे पास KCl है ये दो आयंस में टूटेगा, K प्लस एंड Cl माइनस. जबकि जो हमारा यूरिया है, ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा ऐसे प्लस माइनस में नहीं टूटेगा. तो इसके लिए जो आयोटा की वैल्यू होगी वो होगी 2, इसके लिए आयोटा की वैल्यू होगी 1. तो आयोटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पाई की वैल्यू होगी, ठीक है ना.
तो KCl का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होगा वो बिकॉज ऑफ दिस आयोटा, ये जो दो आयंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वजह से यूरिया से ज़्यादा होगा, यूरिया से ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि वाई ऑस्मेटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ऑस्मेटिक जो प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। क्योंकि ऑस्मेटिक प्रोसेस जो प्रेशर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का खेल है। क्या हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से वो हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है थ्रू दैट SPM। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर लेस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और द पार्टिकल्स आर मोर। बोलो। तो यहाँ क्या मैंने कोई भी ऐसा टर्म यूज़ किया जिसमें प्रॉपर्टी की बात की हो कि वो आयोनिक है, कोवलेंट है या और अदर टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, या वो उसके अंदर अलग प्रकार का बॉन्डिंग है? नो। तो ऑस्मेटिक प्रेशर इज प्योरली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर, नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर। ये तो है ही नहीं, हम इसके गुण के बारे में बात ही नहीं कर रहे, गुण की कितना मीठा है इसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि गुण कितना है। बोलो। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स वाई दैट ऑस्मेटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भैया एक और केस स्टडी आ गई है, दो केस स्टडी, एक से अभी निपटे हैं, आप दूसरी ओर भेज दो। ठीक है। amines have the lone pair of the electrons on the nitrogen atom due to which they behave as a Lewis acid. Yes, सही बात है कि जो amines हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और भैया जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वही तो बेस है, इसलिए लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ग्रेटर वैल्यू ऑफ Kb और द स्मॉलर वैल्यू ऑफ Pkb। हाँ सही बात है, Pkb की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि जितना माइनस में वैल्यू आएगा Pkb का उतना ही बेसिसिटी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ही बेसिसिटी बढ़ेगा, क्योंकि Pkb क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ही तो है बेस का। एमीन्स आर मोर बेसिक देन एल्कोहल, ईथर एंड एस्टर। सही बात है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर देने को एल्कोहल और ईथर की तुलना में। द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिफेटिक इवेंट्स शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूशन। सही बात है, बट इट डज नॉट एकर इन अ रेगुलर मैनर एज अ सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन इज अनएक्सपेक्टेड मोर बेसिक देन द टर्शियरी एमीन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो बेटा जी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है कि एक्वा सॉल्यूशन में एक सॉल्वेशन एनर्जी भी रोल प्ले करती है, सॉल्वेशन एनर्जी ही रोल प्ले करती है। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ही इफेक्ट नहीं होता, जो इफेक्ट्स आप पढ़कर आते हो, यहाँ सॉल्वेशन एनर्जी भी एक रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठे हैं, इस बॉन्डिंग को भी तो तोड़ना है, तभी तो आपका मॉलिक्यूल घुलेगा, अदरवाइज आप कैसे घोल दोगे। एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेस देन दैट अमोनिया। सही बात है, क्यों एरोमेटिक एमीन्स में होगा क्या, एरोमेटिक एमीन्स में ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बेस कौन सा, भाई बेस तो वही जो इलेक्ट्रॉन दे पाए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज CH3O NH2 इंक्रीज द बेसिसिटी वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स एज डिक्रीज द बेसिसिटी। सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ पैरा पोजिशन देन द मेटा, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और मेटा पोजिशन की तुलना में, इसलिए ये बात भी सही है। आओ चलो क्वेश्चंस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ arrange the following in the increasing order of the basic character। यहाँ हम किसको फॉलो करें ये तो लिखना ही भूल गए, चलो पेपर से देखते हैं, 1 सेकेंड। बेसिक कैरेक्टर की बेस कौन होगा, तो बेटा जी ये 3 पेपर में दिए हुए हैं। एक तो ये दे रखा है NH2 और एक ये दे रखा है NH2NO2 और ये दे रखा है NO2CH3।
तो देखो बेटा जी, NO2 का सिंपल सा काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, और जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो देखो होता क्या है, सुनो समझो मेरी बात को ध्यान से। ये मेरे पास एनिलीन है, तो इसलिए पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन गए रेजोनेंस में, और जब रेजोनेंस में जाएंगे तो होगा क्या, यहाँ माइनस चार्ज आएगा और यहाँ NH2 के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा। बोलो, डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड के चक्कर में, ठीक है, जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर तो हो गया ख़त्म। अब जब लोन पेयर देने को ही नहीं है तो बेस का ही बात का, भाई बेस तो वही जो इलेक्ट्रॉन दे पाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। अब CH3 के पास तो है नहीं कुछ भी, तो CH3 क्या करेगा, CH3 तो बेचारा ये जो इसके पास हाइड्रोजन है इसको यहाँ से डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, H+ देगा। क्या देगा, H+ देगा, तभी तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तभी तो ये इसको अंदर घुमा पाएगा। तो ये तो हमारा तीसरी प्रायोरिटी पर हो गया बेसिक कैरेक्टर में। ये तो H+ देगा, H- दे ही नहीं पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो ये दे ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो NO2 खींच लेगा। अब इस केस में क्या होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि NO2 जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर तेजी से प्रेशर बनेगा इलेक्ट्रॉन्स को देने का, ठीक है, और NO2 के प्रेशर में ये तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को देगा। इसलिए जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। ये कह रहा है एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ PKB वैल्यू। भैया अभी हमने बोला है कि PKB जितना कम होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि PKB क्या है, KB का नेगेटिव लॉगरिथम है, इज अ PKB, ठीक है। तो KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेसिसिटी होगा, PKB की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा। तो ये कह रहा है एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मेथिल एमीन, ठीक है। कि क्यों है भैया, अभी बताया। लो साहब, ये एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर ये NH2 लग रहा है, और ये आपका मेथिलीन है CH3NH2। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तभी इसको बेस बोलेंगे अपन, और यहाँ ग्रुप कौन सा लगा दिया आपने, +I। CH3 क्या कह रहा है कि भैया तू इलेक्ट्रॉन दे, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो NH2 इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बट यहाँ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंट में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और जब रेजोनेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की जगह डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड के साथ में प्लस चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो काहे का बेस भाई, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो काहे का बेस, बोलो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये कैसे बना देगा, बोलो जी। तो आपको सिंपल यही रखना है कि भैया रेजोनेंस के अंदर इसको इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ गुड बेस, दैट्स वाई द PKB वैल्यू इज मोर, ठीक है ना, ऑफ दिस NH2 इन कंपैरिजन टू दिस। एंड बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है, ये हमने क्लास में भी बताया, ये होता है 213, ठीक है ना, 2 डिग्री। तो ये देखो, ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और NH3 की सबसे कम। तो इनको जमा दो लो साहब, CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस N, और उसके बाद में अमोनिया। ऐसा क्यों, ठीक है। इसके पास तो बहुत सारे बल्की ग्रुप हैं, बल्की ग्रुप क्या करेंगे, पानी के साथ बॉन्डिंग करने से रोकेंगे, जिससे इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके पास कोई भी +I इफेक्ट नहीं है जो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए, ठीक है ना, और डोनेट करके नहीं बॉन्डिंग कर पाए, ठीक है। और तो इसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो भी बहुत हाई होती है। दूसरी बात, ये गैस है, प्योर गैस, ठीक है, वेपरिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ केवल एक +I समूह है,
यहाँ 2 + आई समूह है, ठीक है। और इसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो इसकी तुलना में गुण होती है, इसलिए जो एक्वा सॉल्यूशन है उसके अंदर यही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला कह रहा है वाई इज अ, ये गलत लिख दिया है, ठीक है, ये गलत लिख दिया है भाई। वाई इज अ एमोनोलाइसिस, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। कोई हमारे पास खाली पन्ना नहीं है क्या? हाँ, यहाँ यूज कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है वाई ammonolysis of alkyl halide is not good method to prepare pure amines. Why ammonolysis is not the good method to prepare that pure amines? भैया देखो होता क्या है, ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया देवी की रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करवाया, यहाँ प्लस चार्ज पार्शियल, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, NH3 विल अटैक, देन द प्रोडक्ट इज व्हाट आर NH2, दैट 1 डिग्री यू आर गेटिंग, और यहाँ से HX बाहर निकल गया। लेकिन ये RX रुकेगा थोड़ी, इसके बाद लोन पेयर फिर से वही सेम प्रोसेस, क्या बना 2 डिग्री, फिर से वही RX है, फिर से सेम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, क्या बना, अब भी थोड़ी रुकेगा, फिर से अटैक करेगा, क्या बनाएगा प्लस चार्ज, और दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो पहली बात तो ये है, क्या है पहली बात बोलो? पहली बात तो ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। दूसरी बात, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है, डिजायर प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेगा, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है। तीसरी बात, ये जो तुम्हारे यहाँ 4 प्रोडक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन ज़्यादा बना कौन कम बना, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए तो आपको केमिकल काइनेटिक्स चाहिए ना भाई। पता चला आपने इस टाइम पर RX बढ़ा दिया, इस टाइम पर RX कम कर दिया, भाई इसकी सप्लाई को आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ 2 डिग्री बहुत ज़्यादा बन गया, यहाँ आपने सप्लाई को कम कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू कि आप इन तीनों चारों को सेपरेट आउट कैसे करोगे भाई, सेपरेट आउट कैसे करोगे इन सबको? दैट्स वाई दैट अमोनोलाइसिस इज नॉट अ गुड मेथड टू मेक दैट प्योर एमीन्स, ठीक है। मैं